आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। हम हालात वाक़ात और सियासत पे नज़र रखते ही रहते हैं और उन्हीं हालात वाक़ात की सियासत में सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी होता है वो आपके सामने रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। और आज दिन भर की शुरुआत सुबह सुबह की पहली खबर से, और सुबह सुबह कुछ कौमी अखबारात ने, कुछ नेशनल मीडिया हाउसेज ने खबर यही चलाई कि पिछले महीने कश्मीर में श्रीनगर में हुई पुलिस के एक दौड़ के दौरान कौमी तराने की बेहुरमती की गई है। और कौमी तराने की बेहुरमती की पादाश में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 14 के करीब लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर भेज दिया है। ये सुबह सुबह अखबारात में खबर आई। कुछ नेशनल मीडिया हाउसेज ने इस पर बड़ी बहस शुरू कर दी और बीच में ये भी सवाल होने लगा कि नेशनल एंथम का एहतराम किस तरह से करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाज़ह नहीं है कि जब नेशनल एंथम गाया जा रहा हो तो क्या बैठ के अगर कोई शख्स बैठा हो तो क्या वो उसकी बेहुरमती कर रहा है। तो इस हवाले से हमने वकला से भी बात की, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पुलिस ने इसके दौरान ट्वीट भी किया और पुलिस ने अपने ट्वीट में 14 पुलिस एहलकारों या आम लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से बताया कि ये गलत खबर है। इसकी तस्दीक जम्मू कश्मीर पुलिस ने नहीं की। ताहम 12 अफराद के हवाले से पुलिस ने अपने इस ट्वीट में भी बताया कि कुछ 12 के करीब लोग थे, उनको जो बिहेवियर था वो नहीं था धारा 107/151 के तहत जो क्रिमिनल प्रोसीजिंग है। और इसी मामले को लेके पुलिस का ट्वीट कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, खबर नहीं, गलत है। लेकिन बहुत से लोग शाम गए तक, या कुछ खबर रसादारे शाम गए तक इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। बता रहे थे कि गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्या कौमी तराने का एहतराम किस तरह से है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत से लोग बता रहे थे कि अगर कोई शख्स कौमी तराने के वक्त बैठा हो या चल रहा हो तो क्या वो बेहुरमती मानी जाती है। तो हमने जम्मू कश्मीर में कुछ वकला से इस हवाले से बात की और कुल मिला के जो नेशनल एंथम कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स है उसमें हमें यही मालूम हुआ कि अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन में कौमी तराने के दौरान बैठने, खड़ा होने, चलने वगैरह का कोई भी वेरीफाइड या इलॉबरेटेड क्लॉज नहीं है। लेकिन जो रूल्स हैं, कानून है मुल्क का, उसके मुताबिक जब नेशनल एंथम गाया जा रहा हो, यानी कौमी तराना जब गाया जा रहा हो, तो हर किसी शख्स को खड़ा होना उसके लिए ज़रूरी है और ये कौमी तराने का एहतराम माना जाएगा। उस वक़्त चलना या बैठ के रहना कौमी तराने के एहतराम के ख़िलाफ़ होगा। ताहम कुछ क्लास में या कुछ इसमें पैरामीटर्स हैं, यानी कोई माजूर शख्स हो, कोई बीमार शख्स हो तो उसके लिए हर जगह पे एक तरह से छूट मिलती है। तो यहाँ पे भी है कि अगर कोई शख्स माजूर हो, कोई चल रहा हो या किसी को कोई उस हालत में हो कि उसको अस्पताल पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो, तो उस वक्त अगर नेशनल एंथम गाया जा रहा हो तो उस वक्त आप वो मूवमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल सिचुएशन में खड़ा होना है, बैठना या मूवमेंट करना उस वक्त इजाज़त नहीं है। तो ये बड़ा मामला था जो सुबह से शाम गए तक कश्मीर वैली में खूब बाज़गश्त होती रही। और कुल मिला के शाम गए हमने एडवोकेट मकरू साहब और दूसरे कई वकला से बात की, तो उनके मुताबिक एहतराम कौमी तराने का है और ये इसके ख़िलाफ़ वर्जी करना एक संगीन जुर्म भी तस्वर किया जा सकता है। और अब जुर्म और कानून की बात तो नज़र हमारी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पर भी सुबह सुबह थी, क्योंकि आज बड़ा मामला होना था। पैंथर्स पार्टी की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी थी और मंजू सिंह समेत देखे पैंथर्स पार्टी के लीडरान की दरख्वास्त पर जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज समाअत की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात कराने की हिदायत देने पर जो आज समाअत थी उसको एडजर्न किया और ये भी बताया कि दफ़ा 370 से मुतालिक दूसरा मामला जो है वो 11 जुलाई से मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने है, इसलिए इस मामले को भी उसको क्लब करके देखा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच, जिसमें जस्टिस PS नरसिम्हा और मनोज मिश्रा हैं, ने बताया कि दफ़ा 370 से मुतालिक 11 जुलाई को का लिस्ट में है और इसके बाद ही इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बताया कि ये भी देखेंगे कि दफ़ा 370 से मुतालिक मामले में क्या होता है, फिर उसके साथ ही जम्मू कश्मीर
में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर गौर किया जा सकता है। ताहम दरख्वास्त गुजारों के वकील ने मुअज़्ज़ज़ अदालत को ये भी बताया कि ये दफ़ा 370 से अलग यानी हट के मामला है। ताहम अदालत ने उन्हें बताया कि ये सभी मामला जुड़े हुए हैं और एक जैसे हैं और अदालत ये तजवीज़ कर रही है कि इस दरख्वास्त को तरीक़ेकार के मसाइल को बचाने से मरकज़ को जो इदारे हैं उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस भेजा जाए। अगरचे दरख्वास्त गुजार के वकील रिजवान अहमद ने मुअज़्ज़ज़ अदालत में दरख्वास्त की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत की जाए कि वो जम्मू कश्मीर में बग़ैर किसी ताख़ीर के असम्बली इंतखाबात कराए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुंतखब नुमाइंदों के हक़ से महरूम रखा गया है। ये मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से मुतल्लिक़ बड़ा फ़ैसला, और आज मुअज़्ज़ज़ अदालत के इस फ़ैसले ने यानी इंतखाबात को 11 जुलाई यानी 370 से मुतल्लिक़ अर्ज़ी के साथ जोड़ने के बाद बहुत से लोग अलग अलग तरीके से रायज़नी करें और कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि अब की बार शायद मुअज़्ज़ज़ अदालत 370 से मुतल्लिक़ बड़ा फ़ैसला ब्रेक थ्रू दे सकती है। क्या वो होगा या नहीं इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस पे सभी सियासी जमातों का भी रद्दमल आना शुरू हुआ है। कल आपको बताते चले कि कल बड़ा मामला हुआ था। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने सरकार के 5 मरला ज़मीन होमलेस अफराद को दिए जाने पर बड़ा सवाल उठाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीन खदशात और इल्ज़ामात का इज़हार किया था। महबूबा मुफ्ती की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम गए तक सवाल पूछे जा रहे थे, सुबह सुबह भी पूछे जाने लगे थे कि अगर महबूबा मुफ्ती बात कर सकती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरी सियासी जमातें खामोश क्यों हैं, क्या कुछ मामला तो नहीं है। लेकिन उसी मामले को नफ़ी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने भी शाम गए बाद दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कई मामला पर बात की। सुप्रीम कोर्ट के मामले पर भी बात की और सुप्रीम कोर्ट से लेके होमलेस मामला तक बात कर डाली, और ये भी बात कर डाली कि दिल्ली से लेके मुंबई महाराष्ट्र तक जो कुछ भी सियासत है उस सियासत में बहुत से उतार चढ़ाव हैं। तो उमर अब्दुल्ला से सबसे पहले मीडिया ने सवाल पूछा कि जिनके घर नहीं है सरकार 5 मरला ज़मीन देने जा रही है, तो क्या कह रहे हैं आप। तो उमर अब्दुल्ला ने एक और सवाल खड़ा किया कि सबसे पहले सरकार ये साफ करे कि सरकार ने इन होमलेस का जो गिनती की है, जो शुमारी की है, वो किस तरह से की है, और साफ तौर पे अगर 5 मरला ज़मीन देना है तो 5 अगस्त 2019 से पहले लिए गए जो फैसला है उससे पहले के लोगों को, जो जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे होंगे उनको देना है, ना कि जो कल आए परसों आए उसको ज़मीन दी जाए। और उनने ये भी बात की कि उन्हें वजाहत सरकार को करनी चाहिए क्योंकि खदशात बहुत थे। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के मामले पर भी बात की, लेकिन ज़रा पहले सुनिएगा ज़मीन का मामला, 5 मरला ज़मीन, उस पर उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि होमलेस हैं कौन, आप किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हो। क्या उन लोगों को भी आप होमलेस गिन रहे हो जो हफ्ता पहले आए हों और यहाँ आप ज़मीन का क्लेम करेंगे, या आपने कोई डेट रखा हो जो आपका कट ऑफ डेट हो। मुझे तो लगता है कि वो लोग जो 2019 के बाद आए हैं उनको तो वैसे भी इस खाते में लाना नहीं चाहिए। अगर आप होमलेस जो हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है आप उनको एडजस्ट करना चाहते हो तो उन लोगों को एडजस्ट करिए जो 2019 से पहले यहाँ रह रहे हों, क्योंकि 2019 के बाद आपने बहुत लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की। और अगर के उन लोगों को आप ज़मीन देने की बात कर रहे हो जो जुमा हफ्ता नहीं हुआ उनको यहाँ रहते हुए, तो जाहिर सी बात है हमारे दिलो दिमाग में शक तो पैदा होगा ही। तो गवर्नमेंट पहले ये क्लियर करे कि वो किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हैं, उसके बाद फिर वाज़िया तौर हमें। उमर अब्दुल्ला, जुम्मे 4 दिन से रहने वालों को ज़मीन अलाट करनी है या किन को करनी है, वह सरकार वजाहत करे, ये उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा। और मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने 370 या 35 के साथ साथ 11 जुलाई की मौजूद सुप्रीम कोर्ट की तारीख पर भी अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि खुशी है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर पैच का ऐलान कर दिया। उमर ने कहा कि वो मानते हैं, समझते हैं कि ये मामला जो है ये रातों रात हल नहीं होगा, अभी इसके बहुत से लीगल प्रोसेस हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस लड़ाई में पीछे नहीं रह सकती है और ये कानूनी लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई की तारीख पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बताया। अच्छी बात है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बेंच का ऐलान कर दिया है
हम भी ये जानते हैं कि रातों रात ये होगा नहीं, क्योंकि पहले मौके पे शायद इनको गवर्नमेंट को नोटिस देना होगा, तो उसके बाद जाके फिर इस पे सुनवाई जो है वो शुरू होगी। और एनसी क्या करने जा रही है, हम इसमें पटिशनर हैं। हमने हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, हसनैन मसूदी साहब और अकबर लोन साहब, वो इसमें पटिशनर हैं। हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। जस्टिस मसूदी साहब और मोहम्मद अकबर लोन साहब दोनों एमपी हैं जम्मू कश्मीर के, एक साउथ कश्मीर से, एक नॉर्थ कश्मीर से। और उमर अब्दुल्ला ने बताया कि दोनों पेटिशनर हैं और ये कानूनी लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। लेकिन मुल्क में एक गठबंधन, एक नेशनल अलायंस बनाने की बातें भी की जा रही हैं। उस सारे के बीच में महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी से अजीत पवार का निकल जाना और कुछ लोगों का कहना, या यूँ कहें हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना, कि बीजेपी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है, उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्दमल देते हुए बताया कि माना जा सकता है कि महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ की गई, लेकिन उससे अजीत पवार, शरद पवार की जमात यानी एनसीपी को कितना नुकसान पहुंचेगा यह भी बताना मुश्किल है, ये वक्त ही बताएगा। ताहम उन्होंने बताया कि मुल्क क्या, महाराष्ट्र क्या, दुनिया के कोई भी आदमी इस तरह की सियासत या इस तरह की तोड़ फोड़ को पसंद नहीं करता है और वो इस तोड़ फोड़ के ख़िलाफ़ भी है। फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्या इससे एनसीपी को नुकसान होगा या नहीं, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक सुनने को मिल रहा है, लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया जिस तरह की बातें अजीत पवार साहब ने पवार साहब के बारे में की, और बिलखसूस उनके उम्र के बारे में जो कहा कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए था इससे बहुत पहले। ये मुझे लगता है वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। बाकी तोड़ फोड़ का काम ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ बीजेपी ने, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पिछले इन सालों में। ये उमर अब्दुल्ला ने बताया, होता रहता है, बीजेपी की पुरानी आदत है। लेकिन आपको बताते चलें, बीजेपी और कश्मीर में पीडीपी दो मुकाबले लड़े और पीडीपी ने, आपको याद होगा, कल महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल बहुत उठाए थे। और उसके बाद कल से सियासत से लेके गली नुक्कड़ के महाज पर जम्मू कश्मीर में 20 लाख लोगों को, माफ़ कीजिएगा, 2 लाख लोगों को जो मकान देने की, 5 मरला ज़मीन देने की सरकार की बात है, उस पर गुफ्त शनीद बाज़गश्त या कहीं बहस तमीज़ जारी है। और इसी बहस तमीज़ में मुज़फ़्फ़र अहमद शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं। आज उन्होंने भी सवाल उठाए और उन्होंने भी आज अपने सवाल उठाते हुए बताया कि ज़रा ये साफ़ किया जाना चाहिए कि कितने लोग हैं, कौन हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में ख़ुद सरकार ने उनके अल्फाज के मुताबिक बताया है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 19,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है। तो सवाल ये है कि ये 2.5 लाख घर और ये मंजूरी किसके लिए? अगर यहाँ इतने होमलेस हैं ही नहीं तो फिर ये गिनती किस शुमार में? मुज़फ़्फ़र शाह ने श्रीनगर में बात की। सीधा सवाल अपने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से करना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख होमलेस रहते हैं, माने जिनके पास घर नहीं है, और उसमें से आपने 1,45,000 सैंक्शन किए हैं जम्मू कश्मीर में घर बनेंगे फॉर द होमलेस, जिनके पास घर ना हो। मगर एलजी साहब 2021 में पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सेंसस के मुताबिक सिर्फ 19,000 होमलेस हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये 2.5 लाख घर या उनके लिए जमीन का एहतमाम, जिसमें से आपने 1.45 लाख सैंक्शन किए हैं, ये किन के लिए? आपने कल ही शायद एक आपकी सरकार ने ये बात कही है कि नहीं, यहीं के लोगों को दिया जाएगा। मगर जब यहां इतने होमलेस हैं ही नहीं तो ये घर बनाने का क्या मामला है? किन के लिए बनाना है? ये हमारा सवाल है। सो इस चीज को बड़ा मेहरबानी ये जो तजर्बा, ये मुज़फ़्फ़र अहमद शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन आपको बताएं, ये सवाल कितने लोगों को बसाया जाएगा,
कहाँ से आएंगे लोग, ये सवाल हर जगह से पूछे जा रहे हैं। और यही सवाल आज जम्मू में रविंद्र रैना बीजेपी के रियासती सदर से भी पूछा गया। और रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पस मंज़र में बताया कि महबूबा मुफ्ती को इश्तिहार अंगेज़ी से परहेज़ करना चाहिए। मैडम महबूबा मुफ्ती का नाम लेते उन्होंने बताया कि इस तरह की सियासत से काम नहीं चलेगा। उनने कुछ आदाद शुमार भी पेश करते हुए बताया कि आवास योजना के तहत 2.65 लाख लोगों में तकरीबन 65,000 लोगों को घर देने के अमल का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि अभी भी 2 लाख लोगों को और मकान देने बाकी हैं। ये रविंद्र रैना ने बताया। और उन्होंने बताया कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने सर्वे जो किया है 2018-19 में, उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। और ये जो सर्वे जिसका जिक्र मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, इश्तियाल अंगेजी करने के बजाय जो आपकी पार्टी के जीते हुए सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसी या डीडीसी कोई अगर है उनकी पार्टी का, उससे वो राब्ता करें और पता लगाएं कि जो आवास प्लस योजना जिसका सर्वे होने के बाद गरीबों को ऑनलाइन किया गया, ऐसे 2,65,000 लोगों में से लगभग 65,000 के करीब जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाइड करके उनका सारा जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है। लगभग 2 लाख के करीब लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिनके मकान बनाए जाना बाकी है। और ये सारा डाटा जम्मू कश्मीर के जो गांव में सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसी के मेंबर हैं और जो डीडीसी के मेंबर हैं, वो लगातार इस बात की गुहार लगा रहे थे कि 2011 में जो सर्वे हुआ उसमें बहुत सारे गरीब लोग रह गए। और जब मोदी साहब गरीब लोगों का सहारा बने, जब मोदी साहब ने गरीब लोगों का हाथ पकड़ा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर वो सियासतदान जिन्होंने यहां कभी गरीबों का भला नहीं किया, जब वो हुकूमत में थे, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर थे, उन्होंने कभी गरीबों का भला नहीं किया। और कभी गरीबों का भला नहीं किया गया। और अब जब भला गरीबों का हो रहा है तो इस तरह के नून में नुक्ते निकाले जा रहे हैं। 2010 के सर्वे जो था उसमें बहुत से लोग पढ़े हुए थे, और 2017-18 में जो सर्वे हुआ है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उसके आदाद शुमारी ये रविंद्र रैना जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। और अब आवाम के मसाइल में बहुत से मसाइल हैं, कहीं सड़क है, कहीं पानी है, कहीं बिजली है, और दुनिया तरक्की करते हुए बहुत आगे जा चुकी है। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है शायद दुनिया की वाहिद आवाम होगी जो आज भी 21वीं सदी में भी पानी, बिजली और सड़क के मामलात को लेकर सड़क पर मुजाहरे करती है। आज मीटर का मुजाहरा था, ये बिजली मीटर का मुजाहरा था, और बिजली मीटर का मुजाहरा श्रीनगर के शहर ख़ास के इलाके में देखने को मिला था। गोजवारा शहर ख़ास का ख़ास इलाका, और गोजवारा के इलाके में ये ख़वातीन सड़क पर पूरा दिन बैठी रही और अपना एहतजाज दर्ज करा रही थी। एहतजाज की वजह यही थी कि मीटर नहीं, स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिए। और मीडिया जो वहाँ पे पहुँच रहा था या मीडिया को बुलाया जा रहा था, उनसे ये सवाल ये ख़वातीन, वहाँ के मर्द, वहाँ के लोग पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ यहाँ का बाबा आदम कैसा है। मुल्क के किसी भी और हिस्से में मीटर लगाने की कोई ऐसी रिवायत नहीं है, इस तरह के मीटर, स्मार्ट मीटर लगाने की। चाहे दिल्ली हो, दिल्ली में भी स्मार्ट मीटर्स नहीं है, प्रीपेड पोस्ट मीटर्स वहाँ पे भी नहीं है। ये शुरुआत जम्मू कश्मीर से क्यों की जा रही है, हमसे पूछा जा रहा था। हमने उनको यकीन दिलाया कि हम अपने बुलेटिन्स में लोगों को, सरकार तक की बात पहुँचाएंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों है जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ, क्यों यहीं पे तजुर्बा करना है। अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम है देश में, देश के दूसरी रियासतों से शुरू कीजिएगा, अगर वहाँ पे शुरू होता है तो यहाँ पे भी कीजिएगा। ये सवाल हमसे आज लोग पूछ रहे थे, हम अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचा रहे हैं। साफ ज़ाहिर है इस वक्त बड़ा मामला है, सरकार के कुछ इदारे जो हैं वो बहुत कम मीडिया को इंटरेक्ट या रिस्पॉन्स देते हैं, तो कम से कम टेलीविज़न के ज़रिए, ख़बरों के ज़रिए उन तक ये बात पहुंच सकती है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों सब कुछ तजुर्बे यहीं पे क्यों किए जा रहे हैं। ज़मीन का तजुर्बा, मकान का तजुर्बा, बिजली का तजुर्बा, पानी का तजुर्बा। वाकई में ये लेबॉर्ट्री है तो कितनी लेबॉर्ट्री है?
लेबॉर्ट्री में भी कुछ पर्टिकुलर तजुर्बे होते हैं, यहाँ हर जगह पे तजुर्बे। और गुजवारा के ये लोग बता रहे थे कि उनकी बिजली भी काटी गई है। सबसे बड़ा अलमिया इससे और क्या हो सकता है कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जाने पर इसका, क्योंकि विरोध करना, एहतजाज करना ये कानूनी हक हर किसी को है। अगर कोई हक कर रहा है, अपने हक पे एहतजाज कर रहा है, तो इलाके की बिजली काटे देना ये कहाँ का इंसाफ है, ये भी वो पूछ रहे थे। दुकानें भी बंद थी इलाके में और दुकानदार भी सड़कों पे बैठे थे, दुकानदार दुकानों पे बैठे थे, ख़वातीन और बुजुर्ग जो बाकी लोग जो थे वो सड़कों पे बैठे हुए थे, ट्रैफिक बंद रहा था। ये गोजवारा है, नवहट्टा गोजवारा। क्यों बैठे आप? हम सड़कों पर इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने हमें मीटर्स इंस्टॉल किया है। हम कहते हैं मीटर्स हटा दो, हम मीटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें इन्हें सीधे से कहना कि मीटर्स हटा दो, हटा दिया तो ठीक, नहीं हटाया तो हम खुद चढ़कर हटा देंगे, हटाएंगे नहीं तोड़ देंगे, हमें आता है। फिर इंस्टॉल हुए हैं अभी नहीं? इंस्टॉल हो गए हैं, इंस्टॉल हो गए हैं, चल रहे हैं। अब देखिए हमारे घर में अंधेरा है, ये हमसे क्या चाहते हैं? हमारा ही पानी लेकर, हमारा ही कश्मीर लेकर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी लेकर हमसे ही पैसे ऐंठेंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैं कश्मीर वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा के वास्ते खुद गर्ज मत बनो, अपने घरों में मत बैठो। बहुत पुअर यहाँ पर जॉब कोई करता, आप देखिए जॉब 100 में से मतलब 4% 5% करते होंगे, बाकी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर रेड़े पर बैठते हैं पढ़े लिखे, मैं नहीं बोलती हूँ वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, वो मास्टर्स डिग्री करके हैं, 6,000 7,000 5,000 कमाते हैं महीने के। वो क्या भरेंगे अब ये? अब हम बच्चों की फ़ी भरेंगे, अब हम बच्चों की देखभाल करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, उन पैसों से हम क्या क्या करेंगे? कहते हैं ना, किसी बादशाह को बोला, बादशाह सलामत, बहुत गरीबी आई है, बहुत कालत आई है। उन्होंने वापस कहा कि लोगों से कहो 7-7 डिशें मत खाओ, एक ही डिश खाओ। वजह ये थी कि बादशाह सलामत खुद 7-7 डिशें खाते थे, उसको लगता था सारी रियासत 7-7 डिशें खाती है। हम भूखे मर रहे हैं, खुदा के वास्ते उनके। ये वो अलमिया है जिस पे बात की जा सकती है। पुराने ज़माने के बादशाह की मिसाल सबके सामने। बादशाह सलामत को बताया गया कि शहर में आटे की किल्लत है, तो साहब बादशाह सलामत का जवाब था कि आटा कम है तो क्या हुआ, केक खा लीजिएगा, बिस्किट खा लीजिएगा, उस पर आप पे चल सकते हैं। तो बादशाह सलामत को मालूम भी नहीं था कि ज़मीनी हक़ाइक़ में केक वगैरह जो है वो आटे से ही बनते हैं। और ये हकीकत है। जम्मू कश्मीर के इस वक्त, पूरे देश में इस वक्त रिसेशन चल रहा है। कश्मीर में बहुत से लोग, क्या अक्सर तादाद है, जिनको कहीं दुकान पे कहीं पे 5,000 6,000 की नौकरी करते हैं और महीने का बिल अगर 4,000 3,000 आएगा तो बिल बिजली का देंगे, अपने वालदेन के लिए वो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की दवाई लाएंगे, बच्चे को स्कूल फीस देंगे, आखिर देंगे क्या? और वेलफेयर स्टेट का मतलब जो हमें पढ़ाया गया था, उसमें मतलब यही है कि सरकार घाटा अपना करे लेकिन आवाम के बहबूद के लिए काम करे। तो यहाँ तो आवाम की बहबूद के लिए काम नहीं हो रहा है। या पहले सबको जॉब दो, हैंडसम जॉब दो, 30,000 40,000 की नौकरी वाला जॉब दो। हाँ ठीक है, जिनके पास जॉब है, जो 30,000 40,000 सैलरी लेते हैं, उनको मीटर लगना है, ठीक है, लेकिन मीटर बिजली मजबूरी है, बिजली कोई ऐसे इस्तेमाल नहीं करता है, शौकिया इस्तेमाल नहीं करता है। घर में बल्ब जलाना है, आज की डेट में पक्खा जलाना है, विंटर में घर में गर्मी के लिए गीज़र चलाना है, ये मजबूरी है। लेकिन इस मजबूरी में लोगों का सर नहीं पीटा जा सकता है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन लोगों से भी गुजारिश है कि घर में जब आप विंटर में, हमने देखा है वो बड़े बड़े जो आप हीटर चलाते हैं, वो भी कभी कभी उस पर भी रहम खाया करें, महकमे पे, सरकार पे रहम खाया करें। और चलिए नाज़रीन, अब एक और रहम की बात जिस पे किसी को रहम नहीं खाना चाहिए, ये हमारी मनशियात का मामला, और इस मनशियात के ख़िलाफ़ सबको खड़ा होना है। और जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस के साथ आज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, एंटी नारकोटिक्स जो फोर्स है, उन्होंने भी बड़ा मार्का तय किया है और ऑपरेशन काजीगुंड हुआ है। और ऑपरेशन काजीगुंड में पंजाब के लोगों को पकड़ा गया है और मंशियात की बड़ी खपत उनकी गाड़ी से ज़ब्त की गई है। गाड़ी भी पंजाब की थी और मंशियात फरोश या मंशियात को ले जाने वाले भी बताया जाता है। जो एसएसपी एंटी नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस सवाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गुरदासपुर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। भारी मिकदार में उनसे मंशियात जो हैं, मंशियात जैसी चीज़ें जो हैं वो ज़ब्त की गई है। ANTF जम्मू एंड कश्मीर राजकुमार, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, ये रिगार्डिंग यस्टरडे हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था
जिसमें एक इनोवा गाड़ी PB08CP0517 काजीगुंड में इंटरसेप्ट किया और इसकी सर्च की। ड्यूरिंग सर्च 32 पैकेट्स ऑफ पापिस्ट्रा आर रिकवर्ड and both the smugglers Amandeep Singh and Manor Singh, residents of Gurdaspur, Punjab, are arrested on spot and the involved vehicle is seized. Further investigation into the matter is going. मंशियात जैसी चीज़ें ज़ब्त की गई हैं। ऑपरेशन काजीगुंड हुआ है और गाड़ी की तलाशी के दौरान मंशियात ज़ब्त की गई हैं। शायद पंजाब पहुंचाई जा रही थी इसलिए ज़ब्त। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते बताते चलें कि एक और मामला भी ज़ब्त हुआ और जम्मू में आज बाज़ाब्ता तौर पे जीएमसी जम्मू में अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किए जाने की पादाश में वहाँ आज तलाशी वगैरह हुई और आज वहाँ पे वीओके या एसीबी ने छापेमार कार्रवाई की, जिस दौरान कुछ रिकॉर्ड भी ज़ब्त किया। ये जम्मू के जीएमसी में है। बताया जाता है कि अपने सर्विस रिकॉर्ड में तब्दीली करने की कोशिश या की गई तब्दीली के पस मंज़र में जो एक बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज हुआ है और उसी मामले में ये छापेमारी हुई है। लेकिन बताएँ आपको, देख रहे थे दिन भर सनम के साथ। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।